हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट हीट इंजन ट्रेड के ऊपर जो सीरीज में करवा रहा हूँ वो सीरीज की ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 क्लास करवा चुका हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास नंबर 5 अटेंड कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले जाके वो चारों क्लास अटेंड करो, क्योंकि आपको समझने में आसान होगा। ठीक, तो इस क्लास में यानी क्लास नंबर 5 में मैं करवाऊँगा साइकिल के बारे में। साइकिल आपको डिस्कस करूंगा आपसे। साइकिल, अभी साइकिल क्या है? देखो, ये जो पेट्रोल इंजन है, ये जो डीजल इंजन है, ये सब कुछ ना कुछ साइकिल के ऊपर डिपेंड करके चलता है। एक प्रोसेस उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये जो क्लास में करवाऊंगा, क्लास नंबर 5 से आपको बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग टू हीट इंजन। ठीक है, इसमें से हीट इंजन कंटिन्यू चलता है। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को ज़रूर लास्ट तक देखो, पेन पेपर लेके बैठो। अच्छा, क्लास में आगे बढ़ने से पहले पिछला जो 4 क्लास है उसमें भी मैं आपको वही सजेशन दिया, इसमें भी वही सजेशन दूंगा कि आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में, माने हार्ड कॉपी में आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सिलेबस फॉलो करते हुए एक नोट नहीं तो किताब होना चाहिए। अब देखो, नोट में आपको ये काम बनेगा कि शॉर्ट टाइम में आपका जो शॉर्ट टाइम में कम मतलब मटेरियल्स में आपको पूरा जो सिलेबस है वो मिल जाएगा, कवर अप हो जाएगा। नहीं तो किताब लेंगे तो आपको 3 किताब लेना पड़ेगा, ताकि पूरा सिलेबस जो फॉलो करते हैं और आपको ज़्यादा टाइम इसमें देना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, पार्ट ए को ज़्यादा पढ़ेंगे और इसको बस क्वालिफाई हो जाए ऐसे ही पढ़ेंगे, तो आप एक नोट ले लीजिए। तो आपको कम टाइम में नोट आपको हेल्प करेगा बहुत प्रिपरेशन में। तो ये नोट आप किसी से भी ले सकते हैं, गूगल में सर्च करिए, जहाँ से मिल जाएगा डाउनलोड करिए, या फिर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सीनियर किसी से भी आप ले सकते हैं। आप dropperclass.com में जाके मेरा हैंड रिटन हीट इंजन नोट भी आप ले सकते हैं। और आपके पास किताब होगा तो किताब जुगाड़ करिए। तो ऐसे भी करके आपके पास मिनिमम हार्ड कॉपी में मटेरियल्स होना चाहिए। क्योंकि देखो, जो क्लास में मैं करवा रहा हूँ वो उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो वर्बली आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा, पर वो आप एक बार देखेंगे भूल जाएंगे। फिर आपको पढ़ने के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए अपकमिंग जो 2-3 महीना टाइम बचा है, 1-2-3 महीना जो भी है, उसका तो एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, तो वो आपको काम में आएगा। सेकेंडली, आपके पास टेस्ट सीरीज। देखो, टेस्ट सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका जो एक्यूरेसी है, आपका जो प्रिपरेशन है वो पता चलता है। सही है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर, इसके ऊपर मॉक टेस्ट आप लीजिए। मॉक टेस्ट आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, पर मॉक टेस्ट आप दीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। इसमें से आपका क्वेश्चन आंसर स्टॉक बढ़ेगा और बाकी आपको एग्जाम में रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए। आपको तो पता ही है मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या बताइए और आगे। तो ज़रूर मॉक टेस्ट लीजिए। आप dropperclass.com में भी इसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा हीट इंजन के ऊपर, जिसमें मैं खुद क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसमें लिखा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी से भी जगह से आप मॉक टेस्ट लीजिए जहाँ पर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर पाए। जो भी है, ये छोड़ो, ये हो गया ख़त्म। तो अभी क्लास में चलते हैं। देखो, इस क्लास में जो साइकिल में करवाऊंगा, देखो, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन ये दोनों साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोनों की साइकिल सेम नहीं है। पेट्रोल इंजन किस में चलता है? पेट्रोल इंजन चलता है। पेट्रोल यूज किस में होता है? छोटा व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल हो, जैसे ऑटो रिक्शा हो, इसमें पेट्रोल इंजन चलता है। तो देखो, ये याद रखने के लिए आसान है कि मैं खुद ही भूल जाता था पहले कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता। तो याद रखने आसान है कि ऑटो में क्या यूज होता है। तो अभी जो सीएनजी वेंजी ऐसे यूज होता है वो छोड़ो, पर जनरली ऑटो में पेट्रोल यूज होता है। तो पेट्रोल जहां पर ऑटो में यूज होता है, और ऑटो के साथ जुड़ा है ऑटो साइकिल। ठीक है, उसका स्पेलिंग है AUTO, पर इसका स्पेलिंग है OTTO, ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल ऑटो में यूज होता है, ऑटो रिक्शा में यूज होता है, और ऑटो रिक्शा किस में चलता है? पेट्रोल में। तो पेट्रोल इंजन हमेशा ऑटो साइकिल से चलता है। याद आ गया। अब सेकंड जो बचा कुचा क्या है? डीजल साइकिल। बचा कुचा है डीजल साइकिल। तो ये है ऑटो इंजन
ऑटो साइकिल जिसमें से पेट्रोल इंजन चलता है। तो पहले मैं पेट्रोल इंजन की दिखाऊंगा, मैंने ऑटो साइकिल के बारे में पहले मैं बात करूंगा। ऑटो साइकिल देखो, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इधर, ये है पी भी। पी मतलब क्या? पी मतलब प्रेशर। वी मतलब क्या? वी मतलब वॉल्यूम। और टी एस डायग्राम, टी मतलब क्या? टेम्परेचर। एस मतलब क्या? देखो, एस मतलब एंट्रोपी। अब एस से एंट्रोपी तो शुरू नहीं होता है, तो वो डिटेल से मत जाओ। एस का मतलब है एंट्रोपी, बस ये जानो। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी डायग्राम। अच्छा, जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी की दूसरा और एक फंक्शन है, एंट्रोपी मतलब हीट। ये दिमाग में घुसा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हो, जो भी हो, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एंट्रोपी का एग्जैक्ट मतलब हीट नहीं है, पर एंट्रोपी का जो फंक्शन है वो हीट की तरह ही है। तो ये समझना आसान है आपके लिए, अगर ये दिमाग में घुसा लो कि हीट दैट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी दैट इज हीट। ठीक है, तो ये दोनों, मतलब इसको कंफ्यूज मत होना, आगे जो क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो, साइकिल जो है ये चारों स्ट्रोक के ऊपर डिपेंड करता है। जो पहले मैं क्लास में ऑलरेडी बताया था कि एक साइकिल कंप्लीट होगा कब बोलोगे? एक साइकिल कंप्लीट होगा जब उसका सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, ये जो चारों स्ट्रोक कंप्लीट होगा, तब वो जो साइकिल है उसको बोला जाएगा कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक साइकिल का मतलब है, ये चारों स्ट्रोक। चारों स्ट्रोक, अब देखो, पहला अगर क्लास किए हो तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि ये चारों स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। चारों स्ट्रोक का क्या मतलब है? मानो कि यह है सिलेंडर, यह है आपका जो सिलेंडर हेड, ये मानो कि पिस्टन है इधर। ठीक है, तो इसमें पिस्टन रॉड है। ये होगा टीडीसी, ये होगा बीडीसी। टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। ये क्या है, आगे क्लास में, जो पहले जो क्लास में करवाया उसमें देख लो, वो समझ में आ जाएगा। तो ये जब पिस्टन जब इस बीडीसी से टीडीसी के और फर्स्ट टाइम जाए, मतलब फर्स्ट टाइम के सेकंड टाइम कुछ नहीं, जब जा रहा है तो इसको कंप्रेशन मतलब कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेशन बोला जाएगा। फिर उधर से जब रिटर्न आ रहा है, एक्सपेंशन। फिर वापस जब जा रहा है, एग्जॉस्ट। फिर वापस जब खींच रहा है, सक्शन। अब देखो, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, सक्शन, इसको आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। दैट मीन्स आप सक्शन से शुरू कर सकते हो कि पहले सक्शन होगा, पहले खींचेगा, फिर वापस कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो आप ये साइकिल किसी भी जगह से शुरू कर सकते हो। तो इसमें मैंने कंप्रेशन से शुरू किया। अब किसी भी जगह से डिफरेंट किताब में इसको अलग अलग दिखोगे, पर इसमें ये मत सोच लेना कि ये गलत है, वो गलत है। गलत कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कुछ इंटरनेशनली कुछ ऐसा कुछ फंडा नहीं है कि इसमें इधर से ही शुरू करना पड़ेगा, पहले सक्शन, पहले कंप्रेशन से ही शुरू करना पड़ेगा, ऐसा कोई इंटरनेशनल फंडा नहीं है। तो कंप्रेशन से मैं इस साइकिल समझाने के लिए कंप्रेशन से शुरू किया कि जब कंप्रेशन होगा तब क्या क्या होगा। तो इसको थोड़ा साइड में, ये वाला भी धीरे धीरे समझते चलो तो आपको आसान होगा। ये बीडीसी ठीक। तो देखो, मैं इसको ये कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया। क्लास में जो पॉइंट, देखो, क्लास जो एग्जाम में पूछेगा नहीं वो मैं दिखाऊंगा नहीं, जहां से पूछेगा वो मैं उधर से ही दिखाऊंगा। तो देखो, पहले क्या है, पहले ये है प्रेशर। तो प्रोसेस नंबर, एक प्रोसेस है, चारों प्रोसेस मानो कि 1 2 3 4 प्रोसेस। तो मैंने प्रोसेस नंबर पहले 1 to 2 की बात कर रहा हूं। तो प्रोसेस नंबर 1 to 2, जब साइकिल मानो कि इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है,
देखो ये सब जो है ना रिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट होता है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां जहां से कोई मतलब शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होने के बाद रिवर्सिबल साइकिल व रिवर्सिबल प्रोसेस से रिवर्सिबल साइकिल से रिवर्सिबल प्रोसेस चलता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक से शुरू होगा, जब ये वापस पॉइंट एक पे आ जाएगा तब वही इनिशियल फॉर्मेट में ये चला आएगा। दैट मीन्स क्या, जब इधर से जैसे फॉर्मेट में शुरू कर रहे हैं, मतलब इधर से जैसे ही जिस सूरत में जिस हालत में चलना शुरू किया, तो जब फिर से दोबारा उस पॉइंट में वापस आएगा तो उनका वो जो सूरत हो हालत हो वही सेम पहले जैसा होना चाहिए। मानो कि आप घर से जिस हालत में बाहर निकले, जब घर में लौट रहे हैं, मानो कि ऐसे ही हालत आपका होना चाहिए। जैसे फ्रेश घर से निकले वही फ्रेश आपको घर वापस आना है, वापस रजिस्टर हो जाएगा आपका इनिशियल जो स्टेज है। तो ये जो सिस्टम है इसको रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स होके वही सेम इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा है इरिवर्सिबल, जिसमें आप घर से निकले वापस जब आ रहे हैं तो आपका जो इनिशियल कंडीशन था वो कंडीशन नहीं रहेगा। हालांकि सब कुछ इरिवर्सिबल ही होता है, सही ना, इरिवर्सिबल होता है सब कुछ। देखो जो रिवर्सिबल है इसका ये कंडीशन होगा कि हीट, अंदर जो हीट जनरेट होता है, ये साइकिल प्रोसेस चलने में जो हीट, इनिशियल हीट जो हीट मिलता है, तो वो प्रोसेस जब खत्म होकर दोबारा शुरू होगा, मानो कि जितना हीट इनको मिला था वही हीट इनके पास रहना चाहिए। फ्रिक्शन फिर जो है कंडक्शन, रेडिएशन, किसी भी हालत में हीट रिमूव होना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में हीट मतलब ख़त्म होना नहीं चाहिए, बाहर निकालना नहीं चाहिए। जैसे जितना हीट शुरू में था वैसे ही हीट जब इनिशियली जो प्रोसेस कंप्लीट करके आएगा वैसे ही होना चाहिए। अब देखो क्यों ये चाहिए, क्योंकि जब देखो मैंने क्या बताया था कि चारों स्ट्रोक हो, कब किसी भी जगह से शुरू कर सकते हो। दैट मीन्स क्या, किसी भी पॉइंट पहले जैसे ही है। मतलब मानो कि ये शुरू किया मैं इधर से 1 नंबर से, जब कंप्रेशन हुआ सब कुछ होकर जब इस पॉइंट आया, तब इस पॉइंट से वही जब शुरू हुआ था प्रोसेस वही सेम ही है। मतलब उसमें उसका कंडीशन हीट जितना था, जिसका जो कंडीशन था वही सेम ही है। क्योंकि सेम नहीं रहेगा तो प्रोसेस कैसे चलेगा, तो समझो सेम नहीं रहेगा। तो अगर 1 नंबर में जब वापस आ गया तो ये एक साइकिल है ना, ऐसे कंटिन्यू चलता है, तो कंटिन्यू चलते। अगर इस पॉइंट में किसी पॉइंट में बिगड़ जाएगा सिस्टम, तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू नहीं चलेगा। प्रोसेस कंटिन्यू चलने के लिए ये चारों जो पॉइंट है, इसका जितना जो पोजीशन है, जिसका जो सूरत है, हालत है, जो भी है, हर कीमत में वही सेम रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रोसेस तो कंटिन्यू नहीं चलेगा। अगर किसी भी पॉइंट में ब्रेक हो जाएगा तो प्रोसेस उधर से ही तो खत्म हो गया ना। इसीलिए ये सब प्रोसेस में माना जाता है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हालांकि दुनिया में रिवर्सिबल प्रोसेस होना बहुत कम है, ऐसा होता नहीं है, इम्पॉसिबल है। फिर भी इसको जितना हो सके आइसोलेट करके, जितना हो सके ट्राई करके इसको एक रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह यूज़ करते हैं। हालांकि फाइनल जो मतलब अगर वास्तविक देखें तो ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस दुनिया में है नहीं, ठीक है। फिर भी इसको माना जाता है। वो जो जितना हीट इधर उधर जाते हैं वो नेग्लिजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी है शुरू करते हैं 1 से 2 नंबर प्रोसेस। तो 1 से 2 नंबर प्रोसेस जो है इसमें देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में वॉल्यूम जाएगा तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। इसमें क्या है 1 से 2, जब इस पॉइंट से जब इस पॉइंट 2 नंबर पॉइंट जा रहे हो तब क्या होगा, तब देखो वॉल्यूम इस साइड से इस साइड आ रहा है, मतलब इस साइड से इस साइड, मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम जो है नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। बट देखो जब इस पॉइंट से अगर ये वॉल्यूम लाइन के ऊपर जिसको जो पॉइंट होगा कनेक्ट होगा वो V से होगा, यानी वॉल्यूम 1 है, और ये जो पॉइंट है ये वॉल्यूम 2 है।
और पी के ऊपर जो होगा, पी लाइन के ऊपर, वो प्रेशर पी से डिनोट होगा हमेशा। तो ये 1 नंबर पॉइंट से ये क्या हुआ, P1, और ये होगा 2 नंबर पॉइंट बने P2। तो जब P प्रोसेस ऑन में, ये प्रोसेस ऑन है, ठीक है, प्रोसेस ऑन है, तो प्रोसेस ऑन में वॉल्यूम होगा 1 से 2, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर होगा 1 से 2 ऊपर ऊपर जा रहा है ना, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो, इसको समझने के लिए ये समझो कि अपने मोटरसाइकिल की हवा भरते हैं, जब साइकिल की जो हवा भरते हैं, अपने उधर एक कंप्रेसर देखा है, गैरेज में कंप्रेसर रहता है जिसमें से हवा भरे जाती है। तो कंप्रेसर में क्या फंक्शन है, बाहर का जितना एयर है उसको एक जगह कलेक्ट करके एक कंटेनर के अंदर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाएगा, उसको बाहर जब आप लगेगा जिस काम में, उसको वो यूज़ करें, उसमें से यूज़ होगा। तो देखो, जो उसमें कंटेनर में जो हवा भरी जाती है ना, हाई प्रेशर में बहुत सारा प्रेशर उसमें रहता है। अब हवा तो प्रेशर से बोलेंगे ना, बहुत सारा प्रेशर उसमें रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो बाहर की जो हवा है, वो हवा एक जगह छोटा कंटेनर में कलेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स क्या, उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कम हो रहा है। बट देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है, उसमें देखो हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? जिसमें से जब थ्रो करते हैं कंप्रेसर को हवा भरने के लिए, तब हाई प्रेशर में वो निकलते हैं। तो जहां वॉल्यूम घटेगा उधर प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है। हो गया। अब देखो, ये टीएस डायग्राम में इसमें क्या फैक्ट होता है। टीएस डायग्राम देखो, ये एक पॉइंट है, तो ये पहले टी के बारे में देखेंगे, तो ये T1 है, और ये क्या है, T2 पॉइंट है। तो टी ऑन जो है, टी ऑन से T2 बड़ा है ना, ऊपर डायरेक्शन में क्या है ना, तो टी टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अभी देखते हैं कि एंट्रोपी, एस का क्या हालत है। देखो, एस जो एक पॉइंट है S1, वही S2 भी सेम पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है। इसका मतलब क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट। दैट मीन्स क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब है कि हीट, नो हीट एडेड, ऐड और रिमूव। मतलब कोई भी हीट इसमें ऐड भी नहीं हुआ, सप्लाइड भी नहीं हुआ, कोई भी हीट इसमें रिमूव भी नहीं हुआ। और जब ये प्रोसेस, इस टाइप के प्रोसेस जब चलता है, उसको किस प्रोसेस कहते हैं, उसको कहते हैं कि आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक। आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक उसका दूसरा नाम है, जहां पर हीट, नो हीट ऐड और रिमूव, कोई भी हीट ऐड भी नहीं हो रहा है, कोई भी हीट रिमूव भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या, ये जो प्रोसेस है 1 से 2, ये क्या है, मैंने पहले बताया था, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन। और ये क्या कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और ये जो साइकिल क्या है, रिवर्सिबल साइकिल। मैंने क्या बताया था, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। तो ये हो गया रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर? ये हो गया कंप्रेशन, 1 से 2 कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम V1 से V2 मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। ये है मैक्सिमम वॉल्यूम, ये है मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब ये है क्या, स्वेप्ड वॉल्यूम VS। और ये क्या, इधर से इधर तक क्या, VC, यानी क्लियरेंस वॉल्यूम। तो स्वेप्ड वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे है। और ये जो है आपका जो ये जो गैप रखा है ना, ये क्या है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। आपको पता है कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन मानो कि मैक्सिमम नीचे बॉटम सेंटर में इधर तक ही आ सकता है, और मैक्सिमम ऊपर में इधर तक ही जा सकता है। तो ये जो बीच में जो वॉल्यूम हो गया, वो उसको क्या कहते हैं, स्वेप्ड वॉल्यूम। पहले मैं क्लास में इसको क्लियर करके बताया था, वो क्लास जरूर देखो अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो। स्वेप्ड वॉल्यूम, और इस जगह से इस जगह में क्या है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो स्वेप्ड वॉल्यूम ऊपर है, मैक्सिमम है, उसका मतलब क्या, मैक्सिमम है।
मैक्सिमम अब इस जगह से इस जगह जब हो गया मतलब कंप्रेशन हो गया है, वॉल्यूम अब इधर पे आ गया, मतलब ये जो दो नंबर ये पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट है ये पॉइंट। अब ये जो गैप देख रहे हो ना, ये वाला जो गैप है बीच में, यही गैप है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम इधर इधर तक। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से आपको समझना, मतलब बहुत इजीली आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतना जो गैप है यही है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इधर से इधर तक आ गया। अब देखो इसमें क्या हो गया, इसको रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। अब देखो प्रोसेस 2 से 3 में देखेंगे। अब 2 से 3 जब होगा, पहले देखो प्रेशर वॉल्यूम की देखते हैं, पहले वॉल्यूम की देखते हैं। देखो इसको थोड़ा इसमें साफ कर लेते हो, नहीं तो दिक्कत होगा समझने में। ठीक, हाँ हो गया। अब देखो जब प्रोसेस दो मतलब 2 से 3 होगा तो वॉल्यूम देखो 2 और 3 की जो सेम लाइन है, मतलब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 सेम है। इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस 2 से 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम है कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी ये जो नाम है ना इसका मैं थोड़ा गलत बोल दिया अरे भाई गलत बोल दिया। ये कांस्टेंट प्रोसेस नहीं, प्रेशर नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम इसमें 2 से 3 प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक, अब देखो प्रेशर की हालत क्या है, प्रेशर क्या हो रहा है वो समझो। प्रेशर देखो 2 से 3 P2 था, अब देखो इधर P3 हो गया। प्रेशर ऊपर डायरेक्शन में उठा था ना, प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ। और देखो टीएस डायग्राम में क्या हुआ, 2 से 3 ये 3, तो ये पॉइंट T3 है। तो टेम्परेचर में क्या हुआ, T2 से T3 हुआ। अब देखो ऊपर गया है, ये जो लाइन है ग्राफ की लाइन है ऊपर गया, दैट मीन्स क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब एंट्रोपी देखते हैं। एंट्रोपी पहले था S2 मतलब ये था, अब देखो S3। तो एंट्रोपी आगे गया ना, इस ऊपर आगे डायरेक्शन में गया ना, तो एंट्रोपी भी बढ़ा है। एंट्रोपी मतलब एस बढ़ा है। एंट्रोपी बढ़ा मतलब क्या, इसमें हीट ऐड हुआ मतलब हीट सप्लाई किया गया। अब हीट सप्लाई कैसे किया जाता है, हीट सप्लाई हुआ तो हीट सप्लाई किसमें होता है, देखो ये जो पेट्रोल इंजन है उसमें ऊपर स्पार्क प्लग लगा रहता है। जब जो इंटरनल वाल्व है आईवी से जब फ्रेश फ्यूल है वो अंदर आएगा, उसके बाद जब कंप्रेशन खत्म होगा, मतलब जस्ट बिफोर एंड ऑफ कंप्रेशन, उस टाइम स्पार्क प्लग से अंदर स्पार्क किया जाएगा, मतलब आग जला दिया जाएगा, जिससे चलते अंदर बर्निंग शुरू होगा, कंबशन होगा और उसमें ह्यूज प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में देखो वॉल्यूम सेम है, हालांकि ये अलग से मतलब अलग से आप दिख नहीं पाएंगे। ये एक इतना प्रोसेस है, देखो आप समझो कि ये जो घूमता है ना, ये 3000 आरपीएम पर 60 सेकेंड में 3000 आरपीएम में घूमता है। ठीक है, तो इसको अगर प्रति सेकंड देखो तो 50 बार तो पर सेकंड में ये जो साइकिल देख रहे हो ना, 50 बार ये साइकिल 1 से 2 फिर घूम के 1 फिर से 1 से 1 ये ऐसा जो है, 1 से शुरू हुआ फिर 4 करके 1 से फिर 1 साइकिल गया, फिर दोबारा ऐसे 1 सेकंड में 50 बार अप्रोक्सीमेटली ये चलता है। तो इसमें कहाँ अलग से तुम इसको अलग अलग देखोगे, पर एक साइंटिफिकली कैलकुलेशन ये होता है कि ये जो हीट है, ये जो जहां पर कंप्रेशन जस्ट ये खत्म हो रहा है उस टाइम स्पार्क दे रहा है, जिससे अंदर आग जलना, बर्निंग होना शुरू होता है। तो तुरंत आग जलने के लिए, आग जलते इसलिए तुरंत कंप्रेशन शुरू होता है, इसलिए इसमें ह्यूज प्रेशर जनरेट होता है। पर वॉल्यूम एक टाइम के लिए वॉल्यूम जो है पिस्टन वो सेम जगह पे रहते हैं, क्योंकि एक ह्यूज प्रेशर जनरेट होने के बाद वो प्रेशर से ये पिस्टन को धक्का देगा और पिस्टन ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, तो वो प्रेशर जब तक जनरेट नहीं होता उस टाइम के लिए वॉल्यूम सेम रहते हैं। उस टाइम देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, प्रेशर बढ़ा
और इस टाइम देखो कंबशन शुरू हुआ, मतलब हीट हीट ऐड हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, हीट ऐड हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। अब देखो इसमें ऐसे क्या हुआ, इसमें हीट सप्लाई किया गया थ्रू जो है स्पार्क प्लग। और जो डीजल इंजन है उसमें क्या होता है, उसमें जो इनलेट वाल्व है उसमें से ओनली एयर अंदर आते हैं, और इसमें स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर रहता है जिसमें से डीजल वेरी फाइन स्प्रे में स्प्रे किया जाता है और उसमें आग जलते हैं। ठीक है, दोनों की कंसेप्ट ये है। तो देखो कितना हीट, अब कैलकुलेशन इधर ये हो करना पड़ेगा कि कितना हीट इसमें ऐड हुआ, क्योंकि इसमें से ही आपका पावर स्ट्रोक जो है ना, वर्किंग स्ट्रोक जो है उसमें से ही आपका शुरू होता है। वर्किंग स्ट्रोक चारों स्ट्रोक में बस एक ही स्ट्रोक है जो है एक्सपेंशन स्ट्रोक। और एक्सपेंशन किस लिए होता है, क्योंकि इधर प्रेशर जनरेट होता है आग जलने के कारण, जिसलिए आपका प्रेशर जनरेट होता है। और इसीलिए ये जो इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपने कितना हीट दिया, वही तो है जो आपका काम करेगा ना। तो हीट कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, हीट की देखो कैलकुलेशन क्या है। हीट मतलब मानो कि क्यू है, क्यू से इसको हीट को डिनोट किया जाता है। तो क्यू, अब 2 से 3 प्रोसेस, 2 से 3 में हीट ऐड हो रहा है, इसलिए क्यू 2 से 3। अब इसको बहुत सारे जगह पर क्यू एस से भी बुलाते हैं, क्योंकि यू एस का मतलब क्या है, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड क्या है, अब हीट कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसमें जितना मास है वो मास को देखना पड़ेगा, मास। सीपी का मतलब क्या, इसमें क्या है, इसमें देखो कांस्टेंट वॉल्यूम में चल रहा है, तो सीवी, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो सीवी का पूरा नाम क्या है, सीवी का मतलब है कि कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। एक मिनट रुको, सीवी का मतलब यह है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सीवी। उसके साथ देखो, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये जो टेम्परेचर बढ़ा है इसमें से, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। वो कितना इंक्रीज हुआ है, 2 से 3 में 3 - 2, ये मैक्सिमम तक गया, ये मिनिमम तक है, तो 3 से 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब T3 - T2। तो ये जो है ये हुआ हीट सप्लाइड, ठीक है, इतना हीट इसमें ऐड हुआ। समझ में आ गया। अब देखो प्रोसेस 3 से 4 में देखते हैं, प्रोसेस 4 में देखते हैं। प्रोसेस अभी देखो 3 to 4। 3 to 4 में क्या होता है, देखो 3 to 4 मतलब क्या, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट होगा। पहले देखो वॉल्यूम का क्या हालत है, वॉल्यूम देखो अभी 3 से 4 हुआ, अब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 4 एक ही है, तो वॉल्यूम 4 है, तो वॉल्यूम 4 था हुआ है और पहले था वॉल्यूम 3, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। और प्रेशर का क्या हालत है, देखो प्रेशर जहां पर वॉल्यूम, देखो ये वाइस वर्सा है ना, जहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। तो देखो प्रेशर इसमें भी जनरली पहले था P3, अब देखो उसमें से P4 नीचे आ गया ना, दैट मीन्स प्रेशर घटा। सिंपल लॉजिक है। अब टीएस डायग्राम में क्या हालत है वो देखते हो। टेम्परेचर का क्या हुआ, देखो टेम्परेचर T3 था, अब T3 था, अब इसमें से T4 हो गया, दैट मीन्स टेम्परेचर घटा है, टेम्परेचर नीचे हो गया, ठीक है ना। देखो टेम्परेचर 3 से 4 हो गया, टेम्परेचर घटा है। और एंट्रोपी का क्या हालत है, एंट्रोपी देखो 3, 4 सेम पॉइंट में है, S3 और S4 सेम पॉइंट में है, दैट मीन्स एंट्रोपी है कांस्टेंट। इससे क्या मतलब पता चलता है, ये है देखो, ये है एक आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब ये क्या है, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। प्रोसेस मतलब इसको अब एक्सपेंशन, प्रोसेस मतलब एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है ना। देखो अब देखो वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है मतलब क्या, पिस्टन इस जगह से फिर प्रेशर लगा, प्रेशर होके फिर वापस बीडीसी आ गया, तो वॉल्यूम जो है स्वेप्ट वॉल्यूम इधर से, आप देखो वॉल्यूम पहले इतना तक था वॉल्यूम, अब फिर पिस्टन इस पॉइंट से इस पॉइंट आ गया, तो वॉल्यूम इधर से पूरा इधर मिल गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब ये कहाँ से हो गया, कंप्रेशन खत्म होते ही आपका जो आग जलते ही कंप्रेशन शुरू हो गया, तो आपका पिस्टन नीचे आएगा, किसके चलते, एक्सपेंशन स्ट्रोक के चलते।
तो इसको एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोला जाएगा। अब देखो फिर हो गया 4 से, इसको दिखाएंगे अभी। अब देखो प्रोसेस 4 से 1 बचा है, एक समझ लो तो बाकी समझोगे, इजीली समझ पाओगे। प्रोसेस 4 से 1 बचा है। प्रोसेस 4 से 1 में क्या होता है, पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम देखो पहले क्या था, प्रोसेस 4 में 4 से 1 मतलब वही है ये तो 4 से 1 को वॉल्यूम 1 और 4 एक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर देखो 4 से 1 हुआ मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर घटा है। प्रेशर 4 से 1 हुआ मतलब प्रेशर घटा। अब टीएस डायग्राम में क्या है, देखो टीएस डायग्राम है, टी में 4 से 1, टी 4 से 1 हुआ तर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। 4 से 1 हुआ ना नीचे, 4 से 1 हुआ नीचे गया ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होता है, टेम्परेचर कहाँ कम होगा, जहां पर हीट रिमूव हो जाएगा। आप जो देखो ये जो एक्सपेंशन स्ट्रोक खत्म हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। एग्जॉस्ट मतलब जिसमें बार्न्ड गैस, जो बार्न्ड फ्यूल है वो निकल रहा है, अभी आउटलेट से अभी बाहर निकलेगा, तो अंदर की जो गर्म हवा है, गर्म जो फ्यूल है वो निकल जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा ना, वो जो सिलेंडर वो ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अब देखो फिर पिस्टन अभी जब कंप्रेशन एक्सपेंशन खत्म होगा तो पिस्टन इस पोजीशन में, अब इस पोजीशन से फिर वापस इस पोजीशन में जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम देखो क्या, वॉल्यूम इस पोजीशन इसमें, तो एक इनिशियल टाइम में वॉल्यूम कुछ नहीं रहेगा। इस इनिशियल टाइम जब शुरू होगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, पर ये जो आउटलेट वाल्व से बार्न्ड गैस बाहर जो है ना शुरू होगा, तो इसलिए वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट, पर प्रेशर देखो प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि बलून के हवा जब बाहर निकलता है ना, तो देखोगे उसमें प्रेशर कम होता है, जितना प्रेशर अंदर है उससे कम प्रेशर होगा। और देखो उसमें देखो प्रेशर, उसमें हाथ रखोगे तो उसमें देखो हल्का ठंडा ठंडा लगेगा, है ना, वो जो हवा है उसमें हल्का हल्का ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर रिमूव हो गया। टेम्परेचर रिमूव होगा दैट मीन्स हीट देखो 4 से 1 में देखो हीट जो है पहले ये 4 पोजिशन में ये था, अब देखो 1 में आ गया, 4 से 1 है मतलब हीट भी कम हो गया। हीट कम हो गया मतलब क्या, इसमें हीट सप्लाई हुआ था और इसमें हीट रिमूव होगा। हीट रिमूव होगा मतलब कितना रिमूव होगा, अभी देखो क्या 4 से 1 यानी, या फिर QR रिमूव, कितना रिमूव होगा कैलकुलेशन करने के लिए पहले मास हिसाब लगाना पड़ेगा। मास अभी देखो ये CV में हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम, या CV कांस्टेंट स्पेसिफिक प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हुआ है, तो CV इनटू क्या, अब T4 4 से 1 4 से 1 मतलब T4 माइनस T1, तो इतना हीट हुआ है रिमूव, ठीक है, हीट रिमूव, इतना हीट हुआ है रिमूव। तो ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो देखो अभी कुछ न्यूमेरिकल चीज समझ लो। पहले समझ लो कि कंप्रेशन स्ट्रोक जो है, कंप्रेशन रेशियो क्या है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। कंप्रेशन रेशियो के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ तो है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो कंप्रेशन रेशियो नाम से पता चलता है। कंप्रेशन रेशियो का क्या मतलब है, कंप्रेशन हुआ यानी वॉल्यूम जितना था उसमें से वॉल्यूम कम हुआ, अब कितना कम हुआ उसका ही रेशियो है। तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या, इसमें V1 और जो खत्म हुआ मतलब सबसे कम वॉल्यूम किसमें हुआ, इसमें सबसे कम वॉल्यूम जो हुआ है 2 नंबर या फिर 3 नंबर में हुआ ना। अब 4 नंबर कैलकुलेशन करो तो 4 से 1 में सबसे कम वॉल्यूम है, 3 में वॉल्यूम है, अब 1 नंबर में से पकड़ेंगे तो 1 से 2 मतलब 1 4 पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम था और 2 3 में सबसे कम वॉल्यूम है, ठीक है। तो इतना है, तो इसमें वॉल्यूम 2 सबसे कम वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन Y, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है।
अब कंप्रेशन रेशियो को ऐसे छोटा आर से डिनोट किया जाता है। तो आर का मतलब क्या है, वी ऑन या फिर V4 और V2 या फिर V3। अब देखो अगर बात करते हैं कि एफिशिएंसी, तो हर चीज़ों की एफिशिएंसी को ज़रूर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप कितना काम कर रहे हैं, आप कितना एफिशिएंट है, इसके ऊपर ही आपका वैल्यू डिपेंड करता है ना। जो एफिशिएंट नहीं है वो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। और फिर ठीक इसी तरह साइकिल भी वही है कि इसका भी एफिशिएंसी हमेशा चेक करते हैं। जो एफिशिएंट नहीं है वो काम में कम आते हैं, जो एफिशिएंट है जो काम में ज़्यादा आते हैं। तो एफिशिएंसी ऐसे एफिशिएंसी, ठीक है, तो इसको ये सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो एफिशिएंसी क्या है, देखो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वर्क डन, आप कितना काम कर पा रहे हैं, वर्क डन, और आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं। अब ह्यूमन के चलते एफर्ट होता है, जो साइकिल है इसके चलते एफर्ट का मतलब ये होता है कि हीट सप्लाई, कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें एफर्ट हीट के द्वारा ही देते हैं ना। इसमें जो हीट इधर दिया था उसके द्वारा ही हीट इसमें जनरेट हुआ, तो वो हीट देने के बाद कितना काम इसमें से निकला, तो उससे ही चलता है इसका एफिशिएंसी। तो वर्क डन और हीट सप्लाइड। अब वर्क डन क्या है, देखो वर्क डन का मतलब ये है कि हीट कितना सप्लाई हुआ था और हीट कितना रिमूव हुआ, रिमूव बाई, मतलब हीट कितना दिया गया और हीट कितना रिमूव हुआ, उसके बीच में जो गैप है, वही गैप बीच में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपका वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, वही गैप आपका काम किया, इसलिए वो वर्क डन हुआ। और हीट क्या है, सप्लाई। अब देखो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखो क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में देखो तो एफिशिएंसी का मतलब यह है कि Q सप्लाई QR रिमूव बाय QS। अब देखो QS का क्या मतलब मैंने उसमें दिखाया था, याद करो कि QS का मतलब मैंने बताया था कि mCV इंटू, अब देखो QS सप्लाई किया था किस पोजीशन में, 2 से 3 में सप्लाई किया था, यानी T जो 2 से 3 मतलब T2 to 3 4 में किया था, 3 में दिया था, तो T3 माइनस T2 बाई एम इंटू CV इंटू, अब हीट जो रिमूव है, सॉरी इसमें होगा, हीट रिमूव है किस में से हुआ, हीट रिमूव हुआ इस पोर्शन मतलब 3, जब 4 से 1 में क्या है वो उसमें हीट रिमूव हुआ है। इसका मतलब क्या है, T4 माइनस T1। अब देखो टोटल हीट सप्लाई कितना हुआ था, इसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये है आपका लिखा है, तो T3 माइनस T2, ये है टोटल कैलकुलेशन। अब इसको थोड़ा अगर इस जगह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो तो वो भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि, अब देखो वो दिखाएंगे। अब ये दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो T3 माइनस T2 हुआ, माइनस बाई एम CV T3 माइनस T2, माइनस ऊपर का क्या है, एम CV T4 माइनस T1 बाई वही है एम CV T3 माइनस T2, ठीक है, T2। तो ये हुआ, तो ये दोनों एक है तो माइनस हो गया। अब दोनों ये माइनस ये माइनस, मतलब कट कुट हो गया, तो इसमें से 1 रहा, इसमें से क्या रहा, 1 रहा, और इसमें से क्या रहा, T4 माइनस T1 बाई T3 माइनस T2। एग्जाम में ये इक्वेशन भी कभी कभी दे देता है कि एफिशिएंसी जो है, ये इक्वेशन डायरेक्ट दे देगा, ठीक है, इतना है। अब देखो इसका जो शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछते रहते हैं वो क्या है, वो है क्या, ऑटो साइकिल की जो है, ऑटो एफिशिएंसी इसका ऑटो साइकिल की है 1 माइनस कितना होगा, 1 माइनस 1 बाई R टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से ऊपर लिखे, क्योंकि एग्जाम में बस डायरेक्ट इधर से एग्जाम क्वेश्चन पूछ देते हैं, डायरेक्ट इधर से कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है ऑटो साइकिल की, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑटो 1 माइनस 1 बाई गामा, गामा ऐसे डिनोट करते हैं R माइनस 1, कंप्रेशन रेशियो माइनस ऑन गामा, ओके रुको गामा, ठीक है। तो इतना गया ये एग्जैक्टली और इसको अलग से भी और एक अलग से भी कर सकते हो कि
इसको ऐसे 1/1 - गामा होल टू द पावर r-1 ऐसे भी बोल सकते हो। तो किसी भी एक फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट हो या फिर ये फॉर्मेट हो, किसी भी एक फॉर्मेट में एग्जाम पूछ सकता है कि ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो क्या है। तीनों में किसी इक्वेशन दे सकते हैं, या फिर तीनों इक्वेशन देके लास्ट में 4 नंबर इक्वेशन में ये कह सकता है कि बोथ अबव। तो आपको ये चारों सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से कुछ कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑटो साइकिल से डीजल साइकिल। अभी देखो वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो मैंने बताया था, क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बताया था, क्योंकि इसमें जो हीट एब्सॉर्ब है, हीट सप्लाइड होता है, वो देखो 2 से 3 में हो रहा है। दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम में ये प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए इसका और एक नाम है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। इसमें देखो एक कांस्टेंट वॉल्यूम आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर, और एक क्या है इसमें देखो हीट सप्लाइड प्रोसेस है। इसमें देखो क्या आइसेंट्रोपिक जो है आपका रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है, और 4 से 1 फिर क्या हीट रिमूव एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम में इसका हीट सप्लाई होता है, इसलिए इसका और एक नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब डीजल साइकिल में चलते हैं। अब चलते हैं डीजल साइकिल पे। डीजल साइकिल इसका भी वही पीवी एंड टीएस डायग्राम, देखो एक समझ लिया ना ऑटो, अब ये समझने में बहुत आसान होगा। तो देखो डीजल साइकिल की जो पीवी एंड टीएस डायग्राम ये है। ठीक है, इसमें थोड़ा टीएस डायग्राम में जितना जैसा ऑटो साइकिल में भी है वैसे ही है, बट डीजल जो पीवी डायग्राम है उसमें थोड़ा चेंजेस दिखने के लिए मिल रहा है, ऐसा है। तो इसका और एक नाम क्या है, डीजल का और एक नाम क्या है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ठीक है। और उसका क्या नाम था ऑटो साइकिल की, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्या है वो तो एक आइडिया लगा सकते हो, या फिर आगे भी बताएंगे अगर आइडिया नहीं लगा सकते तो। और इधर एक चीज ड्रॉ कर रहे हैं, वो है क्या आपका, ये मानो कि इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व, ये आउटलेट वाल्व, इधर है पिस्टन। ठीक है, ये है पिस्टन, ये पिस्टन सिलेंडर, ये है टीडीसी और ये है बीडीसी। ठीक, तो देखो अब शुरू होगा इस पोजीशन से, प्रोसेस नंबर 1 से शुरू होगा, प्रोसेस नंबर 1 to 2। इसमें क्या होता है देखो, बहुत सिंपल है। इसमें ये था प्रेशर में, पहले इसको वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम देखो 1 में जो था, 1 में था V1 था, और 2 में क्या है, 2 में वॉल्यूम अगर इसमें ड्रॉ करोगे ये ऐसे ऐसे करके तो V2। अब प्रेशर डिक्रीज हुआ है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो वही सेम फंडा है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसका मतलब प्रेशर क्या इंक्रीज होगा डेफिनेटली। देखो प्रेशर 1 में था, सिंपल लॉजिक है, प्रेशर 1 से प्रेशर 2 में गया, P2 हुआ, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, वही सेम है, सेम फंडा है। और इसमें देखो T में 1 से 2 देखो अभी टेम्परेचर 1 में है, इसमें T2 हुआ तो टेम्परेचर 1 हुआ, तो 1 से बड़ा है 2 हुआ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और देखो क्या है, और जो है हीट है, अभी 1 से 2 हीट सेम हुआ, मतलब S1 और S2 सेम पोजीशन पे है। दैट मीन्स क्या, हीट कांस्टेंट है। हीट कांस्टेंट का दैट मीन्स क्या है, हीट नो हीट एडेड और नो हीट रिमूव। इसका मतलब क्या है, ये है रिवर्सिबल, एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक, जो भी आप कंफर्टेबल लगे, दोनों सेम है पर याद दोनों ही रखना पड़ेगा। रिवर्सिबल, ये देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्या, वॉल्यूम इस पोजीशन से अब इस पोजीशन में जा रहे हैं, वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्लियर। अच्छा, अब देखो जल्दी इसको जल्दी दिखाएंगे ताकि समझ में, ताकि आप पहले ऑटो साइकिल समझ गए ना, तो इसको बहुत अच्छे से समझ में जल्दी दिखाएंगे। तो P2 से P3, अब P2 to P3 प्रोसेस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो थोड़ा हटके दिखेगा, इसमें दिखेगा कि जो है प्रेशर, इसमें देखो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम 2 था, 2 से V3 वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब क्या वॉल्यूम बड़ा है। और बट प्रेशर देखो P2 और P3 सेम है, मतलब P2 और P3 दोनों सेम है, मतलब प्रेशर है कांस्टेंट। और इसमें देखो टेम्परेचर और एंट्रोपी की देखो, टेम्परेचर 2 था अभी 3 हुआ है, 3 हुआ मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ।
अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये जो एंट्रोपी है दैट मीन्स हीट S2 से S3 हुआ, मतलब पॉइंट को अगर मिला ले तो S3, 2 से 3 हुआ मतलब इस साइड हुआ, मतलब एंट्रोपी बढ़ा है। तो एंट्रोपी बढ़ा है मतलब इसमें हीट सप्लाई हुआ है, जहाँ पर एंट्रोपी बढ़ेगा उधर हीट सप्लाई होगा। तो हीट सप्लाई हुआ है, तो अब हीट कितना सप्लाई होगा उसका अगर बताएंगे तो अलग कली से कर देता हूँ। हीट सप्लाई हुआ मतलब क्या, इसको मैंने मानो कि क्यू हीट सप्लाई एस से लिखा है, ठीक है, इसको क्यू एस से मैंने लिखा है, क्यू एस से लिखा मैंने, क्यू एस का मतलब क्या, क्यू प्रोसेस 2 से 3, इससे क्या हुआ, वही जो है पहले मास से गुना करना पड़ेगा मास से। अब देखो हीट सप्लाई क्या है, कांस्टेंट प्रेशर में हुआ है, तो अभी होगा Cp। अब Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए Cp। अब देखो किससे हुआ है, 2 से 3, यानी 3 से 2 माइनस करना, ज्यादा से मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करना पड़ेगा ना, तो T3 to T2 माइनस, ये हुआ इसमें हीट। तो इसमें से देखो अभी हीट इस पोजीशन में आ गया, ये जो पिस्टन है अब इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में पिस्टन है। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा आपका जो है वेरी फाइन स्प्रे के थ्रू, डीजल इंजन है क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्ट किया, मतलब डीजल इंजेक्ट किया जाएगा। तो अब होगा इसमें देखो एक टाइम के लिए इसमें बहुत सारा, देखो वो एक साथ में दिखाते हैं। अब P3 to 4 देखो, P3 to 4 प्रोसेस 3 to 4 में देखो 3 था, 3 से अब देखो 4 हो गया, P4 हो गया, मतलब नीचे आ गया प्रेशर। तो अब प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर नीचे आ गया। अब देखो उल्टा है, 1 की ठीक उल्टा, जहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा उधर वॉल्यूम घटेगा, इसमें प्रेशर घटा है मतलब वॉल्यूम, कॉमन सेंस है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ते हैं, देखो 3 to 4 मतलब अभी 3 था अब 4 हो गया, ये जो पॉइंट है इसको खींचेंगे नीचे तो V1 और V4 एक ही है। तो प्रेशर 3 से 4 हुआ मतलब प्रेशर बढ़ा है, ये वॉल्यूम बढ़ा है, तो वॉल्यूम बढ़ा। TS डायग्राम के T देखे तो 3 से 4 हुआ, T था 3 से अभी 4 हुआ, ठीक ना, तो T4 हुआ है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर नीचे गया, ठीक है, टेम्परेचर नीचे गया। पर देखो एंट्रोपी जो है 3 4, एंट्रोपी क्या हुआ S4, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट उसको क्या बताएंगे, रिवर्सिबल, आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक सबका ही बस सेम है, बस इसमें मैं लिख रहा हूं एडियाबैटिक। क्या हुआ, अब देखो वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब क्या, अब एक्सपेंशन शुरू होगा। अब वॉल्यूम इस पोजीशन से प्रेशर जनरेट हुआ, हाई प्रेशर जनरेट हुआ इसके अंदर, तो देखो इसमें हाई प्रेशर जनरेट हुआ, इसके चलते अब वॉल्यूम नीचे आएगा, ठीक है, इसमें प्रेशर जनरेट हुआ ना, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर था, कांस्टेंट वॉल्यूम में इसमें वॉल्यूम ये जो है इसमें हीट जनरेट हुआ ना, इसमें हीट जनरेट हुआ मतलब अंदर से एक धक्का लगेगा। अब देखो नीचे आएगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक शुरू होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अब देखो ये जो है ये है आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम वो है, और ये है स्वेप्ट वॉल्यूम, कितना है स्वेप्ट वॉल्यूम, अब क्लियरेंस वॉल्यूम ये है। तो अब TDC से VDC के तौर जाएगा, तो वॉल्यूम बड़ा है, इसका मतलब प्रेशर भी अंदर कम हुआ। और देखो हीट इसमें अभी हीट सेम है, हीट माइनस ऐड कोई कुछ नहीं हुआ। तो इसको ये जो प्रोसेस है एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्योंकि कंप्रेशन शुरू में कंप्रेस कर दिया, अब एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 4 से 1 की बात करते हैं। प्रोसेस नंबर 4 से 1 मतलब क्या, 4 से 1 में क्या होगा, 4 से 1 जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम है 4 से 1, वॉल्यूम सेम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और प्रेशर जो है प्रेशर 4 से 1 हुआ, दैट मीन्स का प्रेशर कम हुआ, ठीक है, प्रेशर कम हुआ। और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में 4 से 1 मतलब टेम्परेचर 4 से 1 हुआ, 4 में ये मानो कि ये 4 है, तो 4 से 1 हुआ तो टेम्परेचर भी माइनस हुआ, दैट मीन्स क्या अभी टेम्परेचर माइनस हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी हीट रिमूव होगा। क्योंकि देखो 4 से 1 हुआ तो हीट 4 से 1 हो गया, मतलब
पीछे आया तो हीट रिमूव हुआ है, हीट भी कम हुआ, तो ये क्या, हीट इसमें रिमूव हुआ। अब हीट रिमूव कितना होगा वो समझ लो, QR इक्वल टू एम फॉर मास, ये हमेशा आएगा। अब देखो CP या CV होगा, वो फंडा देखो, अब पहले से क्लियर होगा फंडा जितना मैंने सिखाया, तो ये भी आप समझ पाओगे कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिमूव हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम CV और देखो 4 से 1 T4 माइनस T1, ये हुआ हीट रिमूव। ये दोनों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में दोनों से एकदम लाइन डाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसका अगर न्यूमेरिकल देखें, अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को काट ऑफ पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को काट ऑफ पॉइंट, एग्जाम में पूछते हैं सवाल इसमें से, इस पॉइंट को काट ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो देखो अगर इसमें न्यूमेरिकल देखे तो ये दोनों याद रखना, आप इसको देखेंगे कि अब उसको कैलकुलेशन में वो लगेगा, कंप्रेशन रेशियो जो है दोनों के लिए सेम है, पर जो एफिशिएंसी है उसमें थोड़ा चेंज होगा, एफिशिएंसी है उसमें थोड़ा चेंज होगा। एफिशिएंसी DIESEL, डीजल, क्या है एफिशिएंसी, वर्क डन बाय क्या है, हीट सप्लाई होगा, हीट सप्लाई होगा। वर्क डन का क्या मतलब है, हीट कितना सप्लाई हो रहा है QS, हीट कितना माइनस रिमूव हो रहा है, माइनस कितना रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो और क्या है QS, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, QS का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया QS का मतलब, QS का मतलब है, याद करो कि QS का मतलब है कि MCP कांस्टेंट प्रेशर में है, MCP अब T 2 से 3 में जो है आपका 2 से 3 में हीट ऐड हो रहा है, तो T 2 से 3 मतलब ये T3 माइनस T2 माइनस एम। अब देखो हीट जो रिमूव हो रहा है, मैंने क्या बताया था, हीट रिमूव 4 से 1 में हो रहा है, इसमें क्या है 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV इंटू 4 से 1 मतलब T4 माइनस T1, करेक्ट। तो होल बाई QS मतलब MCP बाई T3 माइनस T2। अब देखो इसको अगर इक्वल टू दोनों का अगर अलग करेंगे तो CP T3 माइनस T2 बाई MCP T3 माइनस T2 माइनस MCV T4 माइनस T1 बाई MCP T3 माइनस T2। अब देखो ये पूरा कट हो रहा है, तो इसमें से ये कट हो रहा है, ये कट नहीं हो रहा है, तो कितना रहता है इधर कितना रह गया, 1 माइनस CV बाई CP इंटू T4 माइनस T1 बाई T3 माइनस T2। देखो ये जो है CV बाई CP, ये गामा से भी, गामा का मतलब क्या है, गामा का मतलब है, मतलब ये अगर प्रोसेस की बात करें तो CP बाई CV, वो नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे कि गामा का क्या मतलब, CP बाई CV क्यों हो रहा है, इसका ये सब कुछ अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पर अभी ये समझने के लिए याद रखो कि गामा दैट मीन्स CP बाई CV। तो इसमें देखो CP बाई CP है मतलब 1 बाई गामा होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा CP बाई CP, ठीक है, 1 बाई गामा, ठीक है, इंटू T4 माइनस T1 बाई T3 माइनस T2। ये है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। और एक चीज पूछता है कि जो काट ऑफ मैंने पॉइंट बताया, ये पॉइंट है काट ऑफ, और काट ऑफ रेशियो क्या है, काट ऑफ रेशियो है 3 से V3 बाई V2, ये है काट ऑफ रेशियो, एग्जाम में पूछते हैं, ये भी सवाल पूछते हैं। तो ओवरऑल इतना तक था इस क्लास में, जो डीजल इंजन है और जो डीजल साइकिल है और जो पेट्रोल साइकिल ऑटो साइकिल है, उसका मैंने आई थिंक जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, RRB LP एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में
जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें से पढ़ाएंगे तो और भी पढ़ा सकते हैं, बहुत डेप्थ में जा सकते हैं और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। पर उतना देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना आपको उसमें से इतना डेप्थली नहीं जाएगा। क्योंकि यह समझ में मतलब ध्यान में रखिए कि ये वाला है आपका ITI लेवल की एग्ज़ाम, तो आपको ITI लेवल की प्रिपरेशन लेना है। तो जितना मैंने दिखाया ये काफ़ी है आपके RRB ALP एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हीट इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कम है, क्योंकि उसमें से और भी दिखाना पड़ेगा, और भी न्यूमेरिकल डेप्थ में जाना पड़ेगा, और भी इधर बहुत सारा कैलकुलेशन है। वो समझ के आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। बस मेरा मानना है कि ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना डेप्थली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो बेसिक जो था वही वही दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हो सकता है अगर आपके इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है पहले से, तो कुछ जगह प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। और इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आपको ज़रूर मेरा जो हैंड रिटन नोट है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे मैंने इस सब कुछ क्लियर में मेंशन कर दिया। लेंगे कि ना लेंगे ये आपकी मर्जी है। आप दूसरे जगह से भी कलेक्ट करके देख सकते हैं, तो वो भी सेम ही है। अलग मैंने कुछ लिखा नहीं उसमें, ऐसे इनिशिएटिव कुछ अलग कुछ किया नहीं। मैंने कोई राइटर भी नहीं हूँ। जो एग्ज़ाम में जो किताब में है वही मैं लिखा, पर एक जगह में लिखा, ठीक है। वो वाला आप देख के वो वाला चेक कर सकते हो। तो आपको नोट्स से देखेंगे तो ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किताब में देखेंगे तो इधर उधर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, वही है। तो अगले क्लास नंबर 6 में मिलते हैं। और अब एक के बाद एक क्लास धराधर आएगा, हर रेगुलर 2-3 दिन छोड़ छोड़ के क्लास एक क्लास का क्या आएंगे। तो ज़रूर अगर हीट इंजन आपका सब्जेक्ट है RRB ALP में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अगला जितना भी क्लास मैंने लेक्चर में दूँ उसका वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगा।